कलेक्टर रत्नाकर झा पहुंचे जिला अस्पताल। कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। कलेक्टर रत्नाकर झा पहुंचे जिला अस्पताल। कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान मौजूद लोगों को दी हिदायत। निरीक्षण के दौरान मौजूद लोगों को दी हिदायत। गंदगी करने वाले युवकों के हाथों से कराया साफ और दी हिदायत। डिडोरी से खबर, कलेक्टर रत्नाकर झा पहुंचे जिला अस्पताल। कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान मौजूद लोगों को भी दी हिदायत। निरीक्षण के दौरान मौजूद लोगों को हिदायत। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर मुरैना से। सीए फाउंडेशन और फाइनल परीक्षा का रिजल्ट घोषित। मुरैना की बेटी ने रचा इतिहास। सीए फाउंडेशन और फाइनल परीक्षा का रिजल्ट घोषित। मुरैना की बेटी ने रचा इतिहास। मुरैना की बेटी ने रचा इतिहास। नंदिनी अग्रवाल ने पूरे प्रदेश में पाया पहला स्थान। नंदिनी अग्रवाल ने पूरे प्रदेश में पाया पहला स्थान। उनके भाई सचिन अग्रवाल को मिला 18वां स्थान। मुरैना की बेटी ने रचा इतिहास। नंदिनी अग्रवाल ने पूरे प्रदेश में पाया पहला स्थान। सीए फाउंडेशन और फाइनल परीक्षा का रिजल्ट घोषित। बात करेंगे अगली खबर की। 1993 में बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में रहते हुए फिर एक बार देश के खिलाफ साजिश रची है। दाऊद दिल्ली और धमाके की साजिश एक बार फिर से नाकाम जरूर हो गई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों और शहरों में धमाके करने के आतंकी के मंसूबे को राजधानी की सुरक्षा एजेंसियों और यूपी की एटीएस ने समय रहते नाकाम तो कर दिया, लेकिन काफी दिनों से शांत में थे दाऊद ने साबित कर दिया कि वो शांत नहीं बैठा है, बल्कि लगातार भारत के खिलाफ आतंकी रणनीति बना रहा है। लगभग 28 सालों के बाद एक बार फिर दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में बैठकर भारत में बड़े धमाके करने का प्लान बनाया, जिसकी कमान उसने अपने भाई अनीस इब्राहिम को सौंपी। मार्च 1993 के बम धमाकों की याद ताजा करने की कोशिश एक बार फिर से की गई है। दाऊद इब्राहिम ने एक बार फिर से पाकिस्तान में बैठकर भारत के कई शहरों को दहलाने की कोशिश की है। पाकिस्तान में प्रशिक्षण हासिल कर 2 पाक नागरिक भारत में इस आतंकी मॉड्यूल का संचालन कर रहे थे। उनके लिए यहाँ 4 लोग काम करते थे, जो उनके आतंकी मकसद को अंजाम तक पहुंचाने की साजिश में जुटे थे। गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के लिए काम करने वाले 6 लोगों में से 2 ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की थी। इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करने के लिए एजेंसी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और
दिल्ली में छापेमारी की थी। एजेंसी का दावा है कि पकड़े गए इन संदिग्ध आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार 12 जगहों पर हुए धमाकों में 257 लोग मारे गए थे, जबकि 713 लोग घायल हुए थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 28 मंजिला इमारत की बेसमेंट में दोपहर 1:30 बजे धमाका हुआ था, जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए थे। इसके आधे घंटे बाद एक कार धमाका हुआ और अगले 2 घंटे से कम समय में कुल 13 धमाके हो चुके थे। इन धमाकों में करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। मामले में 123 अभियुक्त हैं, जिनमें से 12 को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 68 लोगों को उम्र कैद से कम की सजा सुनाई गई थी, जबकि 23 लोगों को निर्दोष माना गया था। गिरफ्तार पाक आधारित आतंकी मॉड्यूल के सदस्य 2 पाकिस्तानियों के इशारे पर काम कर रहे थे। उनका मकसद नवरात्र और अन्य त्योहारों पर आतंकी वारदात को अंजाम देना था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर ने बताया कि इस आतंकी मॉड्यूल का कनेक्शन डी कंपनी से है। ये टेरर मॉड्यूल आईएसआई की सरपरस्ती में बड़ी साजिश रच रहा था। पकड़े गए 6 आतंकियों में से 2 पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर वापस आए हैं। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का मल्टी स्टेट ऑपरेशन था। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है, जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक खास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी, जो डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के सुपरविजन में थी, और एसीपी हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए, और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे, उसके ऊपर फिर यूपी में, जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे। आतंकियों का इनपुट मिला था, जिससे पता चला था कि भारत के कुछ हिस्सों में आतंकी घटनाएं होने वाली हैं। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इसको कंफर्म किया गया कि ऐसी साजिश रची जा रही है। जिन 2 लोगों को पाकिस्तान ले जाया गया था, उन्हें 15 दिनों की ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक फेस्टिवल सीजन में जगह जगह ब्लास्ट करवाना इनकी मुख्य साजिश का हिस्सा था, जिसमें रामलीला और नवरात्र इनके टारगेट पर थे। हालांकि समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी मंसूबे को नाकाम जरूर कर दिया, लेकिन गहनता से जांच की जाएगी तो निश्चित तौर पर इन आतंकियों के मददगार और कई सफेद पोशों के नाम उजागर होंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर एक्शन मोड में आई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान की तैयारी करने के लिए सभी विभागों को 21 सितंबर तक अपनी अपनी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता कमल कुमार ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से की खास बातचीत, आपको सुनाते हैं। राजधानी दिल्ली में अगर बात करें समस्याओं की, तो सबसे बड़ी समस्या जो है पोल्यूशन को लेकर आती है, जिसके चलते हुए आज दिल्ली सरकार के द्वारा एक्शन प्लान बनाया गया है और एमसीडी को भी आदेश दिए गए हैं कि किस तरीके से इस पर वर्क किया जाएगा। तो हमारे साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं गोपाल राय जी, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से इस एक्शन प्लान को लागू करेंगे और कब तक जो है दिल्ली वासियों को जो है पोल्यूशन से निजात मिल जाएगा? देखिए, प्रदूषण के खिलाफ लड़ने के लिए सभी विभागों के साथ एक कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसमें संयुक्त रूप से कैसे कार्रवाई की जाए, इसके लिए आज बैठक बुलाई गई थी और सभी विभागों को अलग अलग निर्देश दिए गए। जी सर, केंद्र सरकार का कितना सपोर्ट मिल रहा है उस मुहिम में आपको? नहीं, केंद्र सरकार का हम चाहते हैं कि सक्रिय सपोर्ट मिले और इसके लिए हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से समय मांगा है और मुख्यमंत्री जी मिलने वाले हैं और मिल करके उनसे हम डिटेल चर्चा करेंगे। सर, ये जो पराली जलाई जाती है हरियाणा में, पंजाब में, उसका धुआं दिल्ली में आता है, तो उसको लेकर क्या इन राज्यों के सीएम से भी बात हुई है? किस तरीके से आगे हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं कि वो सभी राज्यों के साथ ज्वाइंट प्लान बनाएं। ठीक है सर, कब तक ये लागू हो जाएगा लगभग? नहीं, अभी तो हम उनको मिल करके करेंगे, सरकार केंद्र सरकार तो निर्णय वो लेगी। ठीक है सर, तो ये थे गोपाल राय जी, जो कि पोल्यूशन के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ चुके हैं और जो है लगातार केंद्र सरकार से भी जो है बात जारी है और देखने वाली बात होगी कि कब दिल्ली वासियों को पोल्यूशन से छुटकारा मिल पाता। मैं अपने सहयोगी मुन्ना के साथ कमल कुमार की न्यूज़ इंडिया दिल्ली। खबर इंदौर से है, जहां नगर निगम ने बीते दिनों तेजाजी नगर व आसपास के बाईपास स्थित कच्चे पक्के मकान को हटाने के विरोध में बाईपास व्यापारिक संघ और नागरिकों ने संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव भी व्यापारियों के साथ दिखाई दिए। इस दौरान नगर निगम के खिलाफ पीड़ित व्यापारियों और नागरिकों ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं माइक पर नारेबाजी करने और बोलने को लेकर एमजी रोड थाना प्रभारी और इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष में बहस भी हुई। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने बाद में बिना माइक ही अपनी सभा के सामने बात रखी। हम सब भाइयों के साथ व्यापारिक संघ जो है बाईपास पे, वो ये हम अपने हक और अधिकार के लिए आए हैं। जिस तरीके से नगर निगम तानाशाही कर रही है कि नगर निगम छोटे बड़े सभी को तोड़ रही है बिना मुआवजे दिए हुए। हमारा सबका ये कहना है कि आप यदि सर्विस रोड 22-21 साल हो चुके हैं, बाईपास के सर्विस रोड अभी पूर्णतः कंप्लीट नहीं हुई है, आपने किस तरीके से सरकार का पैसा, हमारा जो टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देते हैं, उसको किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। आपने सर्विस रोड पर शौचालय बना दिए। नगर निगम बाईपास पे थोड़ा थोड़ी कर रही है, उसके विरोध में सारे व्यापारीगण श्रीमान संभागायुक्त को ज्ञापन देने आए हैं कि इसको रोका जाए, क्योंकि वहाँ जो बिजनेस करने वाले हैं कोई करोड़पति अरबपति नहीं है, सब अपना हैंड टू माउथ रोज़ कमाना रोज़ खाने वाले आदमी हैं। छोटे स्तर के व्यापारी हैं, बड़े स्तर के व्यापारी भी नहीं हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ज़मीनें खरीद करके नामांकन करा के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़ा के कच्चे शेड बना के अपना धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। एक आदमी के पास 10-10, 15-15 आदमी काम कर रहे हैं। भिंड में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने जिले में कोविड टीकाकरण के प्रथम टीके से शेष सभी व्यक्तियों को टीकाकरण कराने व दूसरे टीके हेतु नजदीकी केंद्रों पर आवश्यक रूप से मुनादी कराने की अपील की है। कलेक्टर ने सभी धात्री व गर्भवती माताओं व बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों से भी कोविड टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सितंबर अंत तक जिले में 100% पात्र व्यक्तियों को प्रथम टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि 17 सितंबर को जिले में टीकाकरण महाअभियान आयोजन कर वृहद स्तर पर टीकाकरण का शुरुआत की जाएगी, जिसमें शेष बचे व्यक्तियों को प्रथम डोज व दूसरे टीके को व्यक्तियों को डोज लगाया जाएगा। संस्था है, धर्मगुरु हैं और अलग अलग एसोसिएशन से और प्लस हमारा जो प्रशासन का जो अमला है, जो ग्रामीण
अगली खबर ग्यारसपुर से है, जहां मंगल भवन में भारतीय जनता पार्टी की कामकाजी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा समर्पण सप्ताह मनाने की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। साथ ही जिला उपाध्यक्ष संदीप डूंगर सिंह लोधी ने कहा कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण कार्यक्रम रखा गया है। वहीं इस कार्यक्रम में समिति गठित कर 111 लोगों का हर बूथ सेंटर पर टीकाकरण किया जाएगा। आदरणीय श्री डॉक्टर जी खबर अशोकनगर से है, जहां सनातन धर्म में पूज्य गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग को लेकर गोकुल समाज सेवा संस्थान में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं उस दौरान अस्पताल चौराहे पर एक रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं गौ सेवकों ने बताया कि उच्च न्यायालय में भी गौमाता के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया गया है। आपको बता दें कि रैली और प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इलाहाबाद के सुझाव का समर्थन करते हैं। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान पद्मश्री व ध्यानचंद खेल रत्न धनराज पिल्लाई ने वेबिनार में बच्चों को खेल के प्रति जागरूक किया। साथ ही नवोदय विद्यालय में वेबिनार आयोजित किया गया। देश के अलग अलग जगहों से लगभग 4,438 बच्चे इस वेबिनार में शामिल हुए, जहां वेब के जरिए अतिथियों से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान पद्मश्री ध्यानचंद खेल रत्न धनराज पिल्लाई, विशेष अतिथि ज्ञानेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त नवोदय विद्यालय स्कूल PS सरदार, डिप्टी कमिश्नर नवोदय आरो भोपाल रूबरू हुए। वहीं देश के विभिन्न जगहों से बच्चों ने खुलकर बातचीत भी की। खबर सुकमा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी मंडल के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गादीरास तहसील का घेराव कर 14 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा है। भाजपाइयों ने गादीरास थाना चौकी से लगभग 2 किलोमीटर दूर पैदल मार्च करते हुए नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद तहसीलदार की गैर मौजूदगी में गादीरास RI को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल तक पहुंचाने हेतु अनुरोध किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल स्तर के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विश्व में सबसे बड़े दल के रूप में माना जाता है और इस साल कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से करते हैं। तभी आज उठाई में हमारे छोटे से एक कार्यकर्ता को सवेरे से घर में सोए थे, उनको उठा के ले गए। कहीं कहीं साबित होता है कि दुर्ग के उतई ग्रामीण में दाऊ उत्तम साव की स्मृति में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के पहुंचने की पहले से ही जिला पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्य विपक्षी दल भाजपा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में भाजपा दुर्ग जिला के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार के इस रवैये की आलोचना करते हुए अपना आक्रोश जताया है। जिला भाजपा पदाधिकारियों ने इस गिरफ्तारी को कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा बताया है। विश्व में सबसे बड़े दल के रूप में माना जाता है और इस साल कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से करते हैं। तभी आज उठाई में हमारे छोटे से एक कार्यकर्ता को सवेरे से घर में सोए थे, उनको उठा के ले गए। कहीं कहीं साबित होता है कि कांग्रेस सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता उसको डरते हैं, इसलिए उसको बिठा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता ये नहीं सोचे थे कि मैं सो रहा हूँ और मुझे अंदर कर देंगे। हाँ, अभी जो है झूठे केस में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाने का जो है कुचक्र रचा जा रहा है। ये षड्यंत्र पूरे प्रदेश भर में रचा जा रहा है और आज जो है पता चला है कि उतई में जो है हमारे कार्यकर्ता को जो है सोते से उठा के जो है गिरफ्तार करके ले गए पुलिस वाले और वो थाने में बिठा के रखे हैं। और यहाँ मचांदुर में भी जो है 6 कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने जो है अरेस्ट किया। ये लोकतंत्र की हत्या है और सुबह 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठाना ये तालिबानी सोच को दर्शित करता है। ये जो भूपेश बघेल की सरकार है, भूपेश बघेल अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। किसान का बेटा नहीं है, भूपेश बघेल जो है कांग्रेस का बेटा है। कांग्रेस के
उनके पिताजी की हरकत आप लोगों ने देखी होगी कि उन्होंने कैसे फूट डालो और राज करो की नीति के तहत में समाज विशेष वर्ग में भ्रम फैलाया उन्होंने। सुबह से ही हो रही बारिश ने AECL प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। बारिश में AECL कॉलोनी जलमग्न हो गई है। हालांकि AECL सुरक्षाकार प्रबंध कॉलोनी की साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर देती है, मगर जमीनी स्तर पर कुछ भी कार्य होता हुआ नजर नहीं आता। मनोरंजन मंदिर का प्रांगण जो पूरी तरह से पानी से लबालब भरा हुआ है, इस पानी के भराव की वजह से AECL कॉलोनी वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही AECL कॉलोनियों पर निवासरत लोगों के घरों पर पानी का रिसाव देखने को मिलता है, मगर इसके विपरीत AECL प्रबंधन के अपने कर्मचारियों के हित के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। सिर्फ साफ सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। लगातार बारिश हो रही है। सुबह 5 बजे देखा जा रहा है कि बारिश की जो रफ्तार है कम होने की नाम नहीं ले रही है। ACCL प्रबंधन की देखा जाए तो साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है, जिसके चलते ACCL कॉलोनियों में पानी का भराव देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे पानी की भराव है। मनोरंजन मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पानी की भराव है। ACCL प्रबंधन की इस लचर व्यवस्था से कॉलोनी वासियों को भारी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते ACCL कॉलोनी में पानी की भराव देखने को मिलता है। लगातार बारिश के चलते ACCL प्रबंधन बारिश के पूर्व भी किसी प्रकार की साफ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। ACCL प्रबंधन अपने कॉलोनी वासियों के, अपने कर्मचारियों के हित के बारे में जरा भी नहीं सोचती है, जिसके चलते पहली ही बारिश में ACCL प्रबंधन की साफ सफाई के नाम पे पोल खोल के रख दी है, जिसके चलते कॉलोनी में पानी भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। कैमरा पर्सन राजू चंद्र के साथ चंद्र कुमार सिवास, के न्यूज इंडिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग दौरे पर जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई भी दी। छत्तीसगढ़ में होने वाले किसान पंचायत जैसे कई मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। गरियाबंद में किसान महापंचायत में होने जा रही किसान नेता राकेश टिकैत की शिरकत करने वाले किसान पंचायत पर भी समर्थन करने की बात की है। सीएम बघेल ने कहा है कि पहले राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन किया था, अब प्रियंका गांधी लगातार प्रदेश में किसानों का समर्थन कर रही हैं। पंजाब में और हरियाणा में ट्रैक्टर के द्वारा यात्राएं उन्होंने की। प्रियंका गांधी जी लगातार राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायत का उन्होंने आयोजन किया। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देशव्यापी आंदोलन उन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। यहाँ भी यदि वो लोग समर्थन मांगते हैं तो निश्चित रूप से वो स्वागत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता इस साल फिर पुराने प्रवक्ताओं को प्रक्रिया से गुजरना होगा। दूसरे चरण अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में लॉन्च होने जा रहा है, जिसके आवेदन के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से मदद ली जाएगी। प्रदेश स्तर पर 5 प्रवक्ता और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं को 14 नवंबर को होने वाले दिल्ली के कार्यक्रम में सम्मिलित होना होगा। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोकोपाड़ी ने कहा है कि साल 2020 में कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी को होनहार प्रवक्ता मिले थे, जो कि जिले के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस वर्ष फिर कार्यक्रम के माध्यम से भविष्य के प्रवक्ता की खोज की जाएगी। राज्य में प्रतियोगिता में 10 लोग इसमें विजेता रहेंगे। जितने भी लोग जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से संबंध रखते हैं और कांग्रेस पार्टी में अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता की काबिलियत पर इस में कंटेस्ट करके यंग इंडिया के बोर्ड के माध्यम से कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भारतीय युवा कांग्रेस और छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस खोलने जा रही है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यंग इंडिया के बोर्ड की शुरुआत की थी। उसके माध्यम से आज देश में और प्रदेश में काफ़ी लोग चुनकर आए हैं और प्रवक्ता के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। आज देश भर में जिस तरह से युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया के बोल के माध्यम से आज देश के युवाओं को अपनी बात रखने के लिए, अपनी आवाज़ रखने के लिए आज ये यंग इंडिया के प्लेटफॉर्म से जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये स्पर्धा चलेगी। इस स्पर्धा में 18 से 35 साल के युवा भाग ले सकते हैं।
और इसके लिए हमने गूगल फॉर्म निकाला है, सिंपल सा फॉर्म है, आप फॉर्म इसको भर्ती कीजिए जिसमें आपके एंट्रीज हमें आएंगे। फिर हम लोग ये जिला स्तर पर स्पर्धा रखेंगे जिसमें 5 विजेता रहेंगे, उनको जिला प्रवक्ता बनाएंगे। इसी तरह से जो राज्य का स्पर्धा रहेगी जिसमें 10 लोग विजेता रहेंगे, उनको राज्य प्रवक्ता बनाएंगे। और जो 10 लोग जो छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता रहेंगे, इनको राष्ट्रीय स्पर्धा लेने के लिए 14 नवंबर हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर ये राष्ट्रीय प्रवक्ता वहाँ पर दिल्ली में रखा जाएगा, जिसमें 5 लोगों को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। नगर निगम बिलासपुर के वार्ड नंबर 11 संत कबीर दास नगर सिरगिट्टी में 51 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी उपस्थित रहे। इस दौरान बिलासपुर नगर निगम के महापौर रामशरण यादव समेत शहर के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज की गई। आपको बता दें कि नगर निगम बिलासपुर के वार्ड नंबर 11 के पार्षद रवि साहू ने चुनाव के दरमियान अपने घोषणा पत्र में तमाम तरह के वादे किए थे। वादे में गली मोहल्लों को सीसीटीवी से लैस रखना, साथ ही रोड में नाली पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को पूरा करना, इन तमाम तरह के वादों का उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया था, जिसे कुछ हद तक पूरा किया गया है। ये इस चीज़ का गवाह है कि आने वाले समय में जितने 15 साल में जो विकास नहीं हुआ था सिरगिट्टी में, रवि साहू के आने के बाद ये पहला शहर का वार्ड है जहां पर सीसीटीवी कैमरा इसके द्वारा लगाया गया है और नगर निगम के द्वारा 51 लाख रुपए का यहां पर रोड और नाली का निर्माण होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन हम सब लोग मिलकर के आज किए हैं। मैंने चुनाव के पहले मैंने घोषणा पत्र में वादा किया था, उसी सबको पूरा करने के लिए मैं अग्रसर हूँ और आने वाले समय में भी सिरगिट्टी वार्ड नंबर 11 में विकास की गंगा बहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है महापौर जी का उसमें पूरा योगदान मुझे मिल रहा है। खबर बालौद से है, जहां ग्राम भैंस बोर्ड के पास जंगल के क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 7 मवेशियों की मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद चरवाहे ने ग्रामीणों को इस बात की जानकारी दी। बाकी मवेशियों को वापस गांव बुलाया गया। जानकारी के मुताबिक चरवाहा अपने गांव के मवेशियों को रोज की तरह चराने गांव से कुछ दूर जंगल क्षेत्र में ले गया था, जहां तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आकर 7 मवेशियों की मौत हो गई। साहू समाज में एकजुटता का अलख जगाने वाले समाज रत्न दाऊ उत्तम साव के 42वें पुण्यतिथि पर जिला साहू संघ, तहसील साहू संघ, ग्रामीण व नगर साहू समाज उतई के संयुक्त बैनर तले उतई के कॉलेज मैदान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उतई पहुंचे, जहां समारोह की अध्यक्षता ताम्रध्वज साहू ने की। वहीं समारोह में मुख्यमंत्री ने समाज के 6 प्रतिभाओं को समाज रत्न से सम्मानित किया। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने 800 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी किया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो अब वो किसानों के बारे में नहीं बोल सकते, मजदूरों के बारे में नहीं बोल सकते, आदिवासी के बारे में नहीं बोल सकते, महिलाओं के लिए नहीं बोल सकते, नौजवानों के बारे में नहीं बोल सकते। वो धर्मांतरण की बात। 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, उसी के समय सबसे ज़्यादा चर्च बना। उस समय क्या करते रहे? वो बना है उस समय बना है जब मान लो कर्मा भवन किसी मोहल्ले में तब बनेगा जब साहू समाज वहाँ निवास करने लगेगा। मंदिर वहाँ तब बनेगा जब वहाँ हिंदू समाज रहना शुरू करेगा। यदि चर्च बनता है तो मुस्लिम समाज होगा, क्रिश्चियन होंगे तब बनेगा। मस्जिद या गुरुद्वारा तब बनेगी जब मुसलमान या सिख उस मोहल्ले में रहना शुरू करेगा। यदि चर्च बना है इसका मतलब ये है कि उस समय परिवर्तन हुआ है। और फिर किसी भी धर्म मानने के लिए कभी कोई बंदिश नहीं है। जबरिया कोई धर्मांतरण करे तो उसमें सख्त कार्रवाई होगी यदि उसकी जानकारी मिले। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश से नदी के नाले उफान पर लगे हुए हैं, जिसके चलते कई गांव आपस में संपर्क टूट चुका है। वहीं लोगों के जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुके हैं। तो बालोद की आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखा जा सकता है। साफ तौर पर देख सकते हैं चारों ओर पानी दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों को आवाजाही से लेकर तमाम सामग्रियों को घर तक पहुंचाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा कई घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोगों को यहाँ पर घरों से बाहर पानी निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। नदी नाले उफान पर बने हुए हैं, कई गांवों का आपस में संपर्क टूट चुका है। स्थानीय लोगों की बात करें तो बारिश की वजह से पूरी तरह से इलाके में तबाही मची हुई है। स्थानीय लोग पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप बालोद की देख पा रहे हैं। बारिश के बाद, भारी बारिश के बाद किस तरह का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 11 सितंबर को चक्का जाम करने वाले विधायक समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। बलौदा बाजार में 11 सितंबर को 2 अलग अलग जगहों पर चक्का जाम किया गया, जिसमें बलौदा बाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने थाना सिटी कोतवाली के बाहर चक्का जाम किया, तो वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक सनम जांगड़े ने यातायात थाने के बाहर चक्का जाम किया। दोनों मामलों में करीब 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ग्यारह सितंबर को बलौदाबाजार जिले में कोतवाली थाना के सम्मुख और यातायात थाना के सम्मुख 2 अलग अलग घटनाओं में बिना अनुमति के चक्का जाम किया गया था, जिसमें बड़े स्तर पर आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और चूंकि कोविड का काल है और बिना किसी परमिशन के बड़े संख्या में एकत्रित होकर इन्होंने चक्का जाम किया और शासकीय कार्य में एक बाधा भी डाला। तो इस दोनों घटनाओं पे संज्ञान लेते हुए कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। अगली खबर गरियाबंद से है, जहां मेनपुर विकास खंड के चलनापदर में स्थित शासकीय बालक प्राथमिक शाला में बरसात के दौरान छत में पड़ी दरारों से पानी टपकता है। इस कारण पढ़ाई तो प्रभावित होती है, साथ ही साथ मासूम बच्चों के ऊपर खतरा भी मंडराता रहता है, जो इस खतरे से अनुभवी हैं। बालक प्राथमिक शाला की जीर्ण शीर्ण हालत को देखते हुए भी शिक्षा विभाग व प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा और न ही उन्हें मासूम बच्चों की जान की चिंता है। इस बार हमारे द्वारा पुस्तक मरम्मत भी करवाया गया था, फिर भी पानी टपक रहा है, बच्चे वहाँ बैठने के लायक नहीं है। तो हमारे प्रधान पाठक कक्ष में हमारे पूरे बच्चों को एक साथ बारिश के समय यहाँ पर बिठा। तो क्या संकुल प्रभारी आते हैं, उनको अवगत है? उनको सभी को अवगत करा दिया गया। उसके पहले भी आवेदन दिया गया था, लेकिन इसका एक बार इंजीनियर आए, उसका नापजोख भी किए, उसको बोले कि इसका काम हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो एक साथ फिर बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? अब हमारे मजबूरी है हमको एक साथ बैठाने का, क्योंकि अभी वहाँ पर बैठने लायक जगह नहीं है, सब पानी टपक रहा है और बिल्डिंग बहुत जर्जर हो चुका है। 1976 से बना हुआ स्कूल है, छानी वाला स्कूल है, पूरा जर्जर हो गया। उसका लकड़ी वगैरह सब टूट करके गिर रहा है नीचे, और उसको दोबारा रिपेयरिंग करके इस साल फिर बच्चे लोग को बैठा रहे थे तो पूरा पानी चू रहा है। अब वहाँ ये स्कूल को हमारे प्राथमिक भवन चलनापदर का स्कूल जो है ना, शासन प्रशासन को भी हम लोग लिख करके 2-3 बार दिए, अभी तक शासन प्रशासन ने कोई ध्यान ही नहीं दिया है। दंतेवाड़ा में दुर्गा पंडाल में धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाली गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे ने राज्यपाल के नाम पर तहसील स्तर पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चेतराम अटामी भी शामिल हुए। मांगों में तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने, प्रति एकड़ 15,000 रुपए किसान को मुआवजा देने जैसी मांगे शामिल थी। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पर सभी तहसील मुख्यालय में धरना दिया गया है। किसानों की मांग को लेकर या 6 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया गया है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा किसान के हित के लिए काम करती है, किसान के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है। आज हम दंतेवाड़ा तहसील में भी धरना के माध्यम से हम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिए हैं और हमारा 6 सूत्री मांग है।
नगर निगम चुनाव को लेकर शिवसेना पार्टी ने 16 सितंबर को भावी रणनीति की नगर निगम के घेराव की तैयारी उजागर की है। शिवसेना की ओर से कड़े विरोध की तैयारी कर ली गई है। नगर निगम में जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी तब बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन पार्टी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। बिजली और पानी की दरों में बेतहाशा वृद्धि से चंडीगढ़ वासी परेशान है। स्मार्ट सिटी के नाम पर गार्बेज का बिल पानी के बिल में लग कर आने की वजह से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। धक्काशाही चल रही है रेडी पड़ी के खिलाफ, वेंडर के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, जो उनको रिन्यू किया जाए। दूसरी बात है टाउन वेंडर कमेटी में जो जेन्युइन टाउन वेंडर्स को शामिल किया जाए। और जो भी गांव नगर निगम के अंदर आ रहे हैं, जैसे किशनगढ़ हो गया, हल्लो माजरा हो गया, यहाँ पे सीवरेज की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ख़राब है। पानी की सुविधा नहीं है, 3-3 दिन पानी नहीं आता, तो पानी की जो है वहाँ पे सुविधा की जाए। दूसरा है डंपिंग ग्राउंड। डंपिंग ग्राउंड का के यादव जी ने वादा किया था कि वो वहाँ हटा के ग्राउंड बनाएंगे। कोई भी जो रेजिडेंशियल एरिया उसके इतने पास में कोई भी डंपिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगली खबर रोहतास जिले से है। रोहतास जिले के दावत प्रखंड संझौली प्रखंड में जिले में प्रथम चरण के हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार सामग्रियों को बेचने वाले दुकानदार अपने अपने फुटपाथ की दुकानों को सड़क के दोनों ओर सजाने में व्यस्त दिखाई दिए। शायद इन्हें यह लग रहा था कि सरकार द्वारा चुनाव प्रचार के लिए दिए गए कम समय के कारण लोग जल्दी चुनाव प्रचार की सामग्रियों को खरीदेंगे। अपनी अच्छी आमदनी को बढ़ाने के लिए इन्होंने सड़क के दोनों ओर अपने अपने दुकानों को सजाने का काम शुरू कर दिया। बताते चले कि अलग अलग स्तर के चुनाव चिन्ह के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि पूरे दिन चुनाव चिन्ह के आवंटन का कार्य पूरा नहीं होने के कारण दुकानदार भी अपनी दुकान को आंशिक रूप से ही खोल पाए। पंचायत चुनाव प्रचार सामग्री की। बिहार के पूर्णिया जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जिले के सहायक खजांची थाना क्षेत्र के बाड़ी हाट में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दरअसल उक्त इलाका निवासी सन्नी के घर पर छठी का भोज चल रहा था। इसी दौरान आसपास के कुछ नशेड़ी घर में घुसकर छत पर स्मोकिंग करने लगे। इस बात का जब सन्नी ने विरोध किया तो नशेड़ियों ने उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके का माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य फरार बताए जा रहे हैं। पकड़ के दिया गया था और इसी खबर के साथ भारत की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।